दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बीते 5 दिनों में पश्चिम बंगाल में 500 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है, कोई उस दिशा में बेचैन नहीं है, क्योंकि ये 500 लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। ये राजनीतिक हिंसा के शिकार नहीं हुए थे, यह तो कोविड से मरे थे। 1 तारीख को 103 लोग, 2 तारीख को 92 लोग, 3 तारीख को 98 लोग, 4 तारीख को 107 लोग और आज यानी 5 तारीख को अभी तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ बीते 4 दिनों में 14 लोगों की हत्याएं हो गई और इससे बेचैनी राज्यपाल के दफ्तर से लेकर मुख्यमंत्री के रास्ते से होते हुए दिल्ली तक में पहुंच गई। प्रधानमंत्री ने राज्यपाल को फोन तक लगा लिया और उसके बाद बैठकों का सिलसिला भी शुरू हुआ और आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर जिस वक्त ममता बनर्जी ने शपथ ली, ऐसा मौका इस देश में कभी देखने को नहीं मिला होगा कि शपथ के तुरंत बाद मुख्यमंत्री भी कहने लगे अपनी बात और राज्यपाल भी कहने लगे और राज्यपाल की बातों का जवाब भी तुरंत मुख्यमंत्री देने से नहीं चूके। इसकी वजह यह नहीं कि बीते 5 दिनों में 500 मौतें कोविड से हुई है। इसकी वजह यह है कि कानून व्यवस्था और संविधान की फिक्र राज्यपाल को इस बात को लेकर आई कि दरअसल अब कानून का राज होना चाहिए, राजनीतिक हिंसा थमनी चाहिए और इसके लिए मुख्यमंत्री तुरंत नई पहल करे। मुख्यमंत्री ने भी बहुत साफ तौर पर तुरंत माइक उठाया और कहना शुरू किया, अभी तक हमारे पास सत्ता नहीं थी, बीते 3 महीने से इलेक्शन कमीशन के हाथ में समूची सुरक्षा व्यवस्था थी, अब हमने शपथ ली है तो हम देखेंगे। और फिर तुरंत उन्होंने फेरबदल शुरू कर दिया, डीजी बदल दिया, एडीजी बदल दिया, नए निर्देश कोविड को लेकर भी देने शुरू कर दिए और राजनीतिक हिंसा को लेकर भी कैसे रोका जाए इस पर भी पहल शुरू कर दी। लेकिन सवाल यह नहीं है, भारत की राजनीतिक सोच और भारत के भीतर राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता पाना और इन सब को लेकर चुनाव आयोग की भूमिका, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका किस तरीके से नगण्य होती चली गई, यह सारा नजारा इस चुनाव में नजर भी आया। इलेक्शन कमीशन ने कभी रोकने की कोशिश नहीं की जब इस देश के गृह मंत्री ने ममता बनर्जी को गुंडा कहा। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल नहीं रोका जब ममता बनर्जी ने यह कहा कि सेंट्रल फोर्सेस तो आज नहीं कल चली जाएगी चुनाव के बाद, उसके बाद तो हम ही आप आमने सामने होंगे, तब मैं देख लूंगी। इलेक्शन कमीशन ने तब भी कुछ नहीं कहा जब बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने भाषण दिया, हमने हाथ पांव चलाए तो बैंडेज कम पड़ जाएगा। चुनाव के बाद विरोधियों को देख लेने की खुले तौर पर धमकी कैसे दी गई समझ जाइए, नहीं तो हाथ पैर टूटेंगे, मर भी सकते हैं। और एक बीजेपी के मुख्यमंत्री तो जब बंगाल पहुंचकर भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा, 2 मई के बाद जान की भीख मांगेंगे टीएमसी के गुंडे। प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को गुंडा चेहरे के तौर पर ही सामने रखा। ये सारी परिस्थितियां क्या बतलाती हैं कि धीरे धीरे भारत का समाज उस राजनीतिक व्यवस्था के दायरे में सड़ता चला जा रहा है, या फिर संविधान ने जो चेक एंड बैलेंस करने की परिस्थितियां इस देश में पैदा की थी, जिसमें एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है, इलेक्शन कमीशन है, अलग अलग तरीके से लोग एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोक सकते थे जहां पर वह तानाशाही के तौर पर नजर ना आए। लेकिन फिर यही सवाल है, अब राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, अब कोई भी हिंसा होगी तो जिम्मेदार ममता बनर्जी ही होंगी। और कानून व्यवस्था के मद्देनजर और संविधान की मर्यादा का जिक्र जब राज्यपाल ने किया तो यही वो राज्यपाल हैं जो चुनाव के वक्त उस दौर में जो इंटरव्यू दे रहे थे, जो अलग अलग न्यूज चैनलों के कार्यक्रम में जाकर जिन बातों का जिक्र करते थे, वह किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर के तौर पर या नेता के तौर पर नजर आते थे। यानी संविधान के रक्षक के तौर पर राज्यपाल की राज्य में मौजूदगी अगर चुनाव के वक्त पॉलिटिकल पार्टी के नेता के तौर पर होने लगे और उसके बाद वो संविधान की व्याख्या करने लगे तो फिर कई सवाल एक साथ जनता के मन में भी आते हैं और इस देश के भीतर चल रही सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के दायरे में भी डोलने लगते हैं। भरोसा कैसे करें? और ध्यान दीजिए, भारत की राजनीति के आज पन्ने खोलना शुरू कीजिए, उसके बाद हम बंगाल पे आएंगे। 1984 इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस ने क्या कहा था?
जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती कांपती है, और उस धरती कांपने का मतलब यह था इस देश के भीतर में सिखों का नरसंहार हुआ। कोई नहीं भूला है। हालांकि उसके बाद माफी मांगी गई, लेकिन फिर भी वह दर्द और जख्म आज भी हर किसी को कहीं ना कहीं टीस देता है। 2002 गोधरा कांड, आरएसएस ने खुले तौर पर कहा क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, और इस बात पर वो आज भी टिकी रहती है। उनकी तरफ से कोई माफी नहीं मांगी गई, और क्रिया की प्रतिक्रिया में गुजरात दंगों का कौन सा चेहरा देश और दुनिया के सामने नजर आया, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जब हम पश्चिम बंगाल की फाइलों को खोलना शुरू करेंगे तो आज से नहीं, 60 के दशक से वहां पर राजनीतिक हिंसा का जो चेहरा नजर आता है वो इतना भयावह है कि मौजूदा राजनीतिक हिंसा हो सकता है आपको बहुत छोटी सी नजर आए, लेकिन फिर यही सवाल है, एक भी मौत नहीं होनी चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, संविधान की मर्यादा के मातहत इस देश में राजनीतिक सत्ताएं चलनी चाहिए। इससे कहां किसी को इनकार है, लेकिन पश्चिम बंगाल के भीतर ही नहीं, उससे पहले की तमाम परिस्थितियों में जब हम झांक कर देखना शुरू करते हैं तो हमें लगता है इस देश के भीतर में सबसे पहले तो संविधान की ही धज्जियां उड़ाई गई, और वह भी राजनीतिक सत्ता के जरिए। 2014-15 के बाद किस देश के भीतर में भीड़ तंत्र का न्याय, 64 लोगों को मारा गया देश के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर, कानून चू ना कर सका, कोई कुछ बोल ना सका। अपने अपने तौर पर न्यायपालिका के भीतर भी एक खामोशी लगातार रेंगती रही। अलग अलग मुद्दों को लेकर जिस तरीके से इस दौर में कानून का राज लगा कि किसी पतंग की डोर की तरह उड़ा दिया गया है, और हथेली में जो थामे हुए हैं उसके हाथ में ही क्या न्यायपालिका है, एक ऐसी परिस्थिति धीरे धीरे बनी है। बंगाल की फाइल खोलने से पहले अगर देश की परिस्थितियों में झांकना शुरू कीजिएगा तो संविधान तो हमें फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ ले जाता है, जिसमें तमाम इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं, लेकिन इस देश के 6 राज्यों ने खुले तौर पर कहा, जिसमें पश्चिम बंगाल भी है, कि संघीय ढांचा केंद्र सरकार ने तोड़ दिया है। इन बातों को कहीं ना कहीं आपको एक जमीन तैयार करती हुई परिस्थितियों के आईने में देखना होगा, और अगर सिर्फ बंगाल का आप जिक्र करना शुरू करेंगे तो हमें लगता है कि आज उसके सफर पर पहले आपको लिए चलते हैं। जरा राजनीतिक हिंसा के इस परिस्थितियों को देखिए। 60 के दशक से वहां पर जो हिंसा हुई, 1967 में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बनी थी, पहली बार मिलीजुली सरकार बनी, ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस की जमीन खिसकनी शुरू हुई और हिंसा शुरू हो गई। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी 1971 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय सचिव हेमंता बसु की कोलकाता में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। शुरुआत में कहा गया ये सीपीएम के लोगों ने मारा है, बाद में कहा गया कांग्रेस के लोगों ने मारा है। मारा किसे है, आज तक इसकी जानकारी निकलकर नहीं आई। फिर याद कीजिए सिद्धार्थ शंकर रे लेफ्ट का कैसे सफाया इंदिरा गांधी करवाना चाहती थी। 1972 से लेकर 1977 के बीच की परिस्थितियों में कितने सैकड़ों लोगों की जो मौतें हुई, जो हत्याएं हुई, कोई भूला है क्या? ये जमीन तैयार होती है। और 1977 में जब लेफ्ट की सत्ता आई, ज्योति बसु बने, उन्होंने लैंड रिफॉर्म का जो नारा दिया और उसको जब इंप्लीमेंट करना शुरू किया तो जमींदारों को लेकर भूमिहीन लोगों ने जो वहां परिस्थिति पैदा की, वह भी कोई नहीं भूला है। बड़ी तादाद में लोग मारे गए। लेकिन हमें लगता है कि वो अतीत के पन्नों के साथ मौजूदा वक्त में चले आइए 21वीं सदी में। पश्चिम बंगाल में सन 2000 में बीरभूम में 11 भूमिहीन मजदूरों की हत्या हुई। सुचपुर गांव था और उसके बाद राजनीतिक जमीन ममता बनर्जी की भी तैयार हुई और सीपीएम की भी राजनीतिक जमीन में सेंध लगने की शुरुआत हुई। 2007 का इलेक्शन याद कीजिए, नंदीग्राम में क्या कुछ हुआ, लालगढ़ की हिंसा में क्या हुआ, कितनी बड़ी तादाद में लोगों की हत्या हुई, मारे गए। 14 मार्च 2007 में जो पुलिस की गोली से 14 गांव वाले मारे गए थे, यह नंदीग्राम गांव ही था, पूर्वी मिदनापुर का ही इलाका था। 2008 में पंचायत चुनाव होते हैं, 20 मौत होती है। मुर्शिदाबाद में 90 लोग घायल होते हैं, दोनों तरफ से होते हैं। लेफ्ट के भी 60 लोग घायल हुए थे, लेकिन जो मरे थे वो सत्ता पक्ष के नहीं थे, वो दूसरी पार्टी के लोग थे। 2011 में इलेक्शन, सीपीएम के पूर्व एमएलए प्रदीप तह की हत्या कर दी जाती है। वर्धमान के जिला नेता जो कमल ज्ञान थे, उनकी हत्या की जाती है। कुल उस इलेक्शन के समय में 2011 में
56 मौतें सिर्फ 9 महीने के भीतर हुई थी। अभी तो हम लोग 2021 का जिक्र करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले फिर चलिए 2018, बहुत दिन नहीं हुए हैं, पंचायत चुनाव, इसमें 10 लोग मारे गए। और पंचायत चुनाव में वहां भी इतिहास रहा है, हिंसा खूब हुई है, लेकिन इसके आईन में मौजूदा हिंसा को जायज हम नहीं ठहराएंगे। लेकिन हमें लगता है कि हर मौत को बराबरी नजर से देखना होगा, सम्मान देना होगा। कोविड से मरा है वो राज्य की अराजकता है, संविधान के तहत जीने के अधिकार का हनन है, मेडिकल की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उस दिशा में भी बात करनी होगी। लेकिन 2003 में 76 लोग मारे गए थे पंचायत चुनाव में, 2013 के पंचायत चुनाव में 39 लोग मारे गए थे, और फिर याद कीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर दोबारा चुनाव लड़ रहे थे, पश्चिम बंगाल में 11 लोगों की मौत हुई थी, 2 साल का बच्चा भी मारा गया था। बीजेपी 18 सीट जीत गई थी 42 में से। और उसके बाद जिन परिस्थितियों को मौजूदा वक्त में बीजेपी देख रही है, और ममता बनर्जी उधर शपथ ले रही थी, इधर बीजेपी के नेता शपथ ले रहे थे, देश के भीतर यह अजूबा 2013 में भी देखा गया था, जिस वक्त 15 अगस्त के दिन मनमोहन सिंह लाल किले के प्राचीर से भाषण दे रहे थे। 15 अगस्त 2013 को उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पीछे गुजरात में ही एक काठ के लाल किले को खड़ा कर भाषण इस तर्ज पर उस समय दे रहे थे जैसे वो इस देश के प्रधानमंत्री हो चुके हैं, या मौजूदा प्रधानमंत्री को अपने पद पर रहने का कोई हक नहीं है। शायद आज इसी तर्ज पर बंगाल के भीतर में जो बीजेपी के नेताओं ने शपथ ली और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिला रहे थे, ऐसी परिस्थिति पैदा करने की कोशिश भी होती है कि इस शपथ का कोई मतलब नहीं है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनली तो हमारी स्थिति ज्यादा मजबूत है, क्योंकि हम ही लोकतंत्र के रक्षक हैं, हम ही प्रजातंत्र के रक्षक हैं। यह स्थितियों के आईनों में अगर देखिएगा तो बीजेपी ने आरोप लगाया इलेक्शन से ठीक पहले और 2019 के ठीक बाद, क्योंकि बीजेपी को भी लगने लगा अब वही प्रतिपक्ष में है ममता के खिलाफ। कांग्रेस गायब हो गई, लेफ्ट गायब हो गई, और यह सच है जिन्होंने 60 साल तक बंगाल में राज किया वह आज कहीं नहीं है। एक भी एमएलए कांग्रेस और लेफ्ट का नहीं है। ये सारी परिस्थितियां बताती है कि जब विपक्ष और सत्ता पक्ष के भीतर में लड़ाई होगी तो वही चीजें उभर कर आएंगी। शायद इसीलिए सीपीएम की उम्मीदवार जो नंदीग्राम से थी, मीनाक्षी मुखर्जी, जो युवाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय थी, उन पर भी हमला हुआ तो मीडिया ने उस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया, वो खबर निकलकर भी नहीं आ पाई। ऐसे बहुत सारे हमले हुए, वो खबर आप तक नहीं पहुंच पाई। और शायद इसी के आईने में अगर आप देखना शुरू कीजिएगा तो ममता ने एक ऐसा वातावरण बनाया और कहा गया बीजेपी की तरफ से कि जितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई है वो संख्या लगभग 100 से ज्यादा की है, जो इलेक्शन से ठीक पहले था। और ममता बनर्जी लगातार कह रही थी कि ये सेंट्रल फोर्सेस को लाकर इलेक्शन में हमको डराना चाहते हैं, और बीजेपी कह रही थी कि ममता बनर्जी फ्री इलेक्शन नहीं होने देना चाहती है, और जिस तरीके से लोग खुले तौर पर वोट देने ना जा पाए इसीलिए सेंट्रल फोर्सेस की जरूरत है। लेकिन सेंट्रल फोर्सेस की मौजूदगी बीजेपी को राहत देती है और टीएमसी को मुश्किल देती है। स्टेट पुलिस टीएमसी को राहत देती है, बीजेपी को मुश्किल देती है। कौन सा स्ट्रक्चर इस देश में काम कर रहा है और किस राजनीतिक हिंसा को लेकर हम राज्यपाल या संविधान का जिक्र करें और प्रधानमंत्री की बेचैनी को देखना शुरू कर दें। क्योंकि सच तो यह है कि इस देश में राजनीतिक सत्ता संभाले हुए जो भी एमएलए और एमपीज होते हैं, अगर उनके पन्नों को खोलिएगा तो हाथ खून से सने नजर आएंगे। उसकी वजह है उन पर जो दाग लगे हैं, जो अलग अलग केसेस चल रहे हैं। हमें लगता है यह भी अगर समझिएगा तो मौजूदा वक्त में पार्लियामेंट के भीतर भी 212 सांसद ऐसे हैं। 212 का मतलब है हर तीसरा सांसद भी नहीं, उससे पहले ही एक सांसद दागदार है। तब इस आईने में जब देखना शुरू किया और ममता बनर्जी कहती है कि सेंट्रल फोर्सेस चली जाएगी तब तो हम ही आप रहेंगे, और यह सच है। सेंट्रल फोर्सेस की दखल कोई गांव में नहीं जाती है, उनके पास कोई इंटेलिजेंसिया नहीं है कि वो क्रिमिनल्स को पकड़ पाए, और क्रिमिनल्स को अगर जान भी जाएंगे तो पकड़ेंगे कैसे? क्योंकि इसके लिए हमको लगता है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है उसके एक डाटा को देखने की जरूरत है, जो बहुत साफ तौर पर बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो 294 सीट थी उसमें 2132 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे।
उसमें से हर चौथा उम्मीदवार आपराधिक मामलों में लिप्त था, हर पांचवां उम्मीदवार गंभीर आपराधिक मामलों में लिप्त था। यह स्थिति पश्चिम बंगाल के चुनाव की थी। लेकिन यहां पर जब टीएमसी और बीजेपी का जिक्र हो रहा है तो हमें लगता है यह जानना चाहिए आपको। टीएमसी के 290 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिसमें 98 यानी हर तीसरा उम्मीदवार गंभीर आपराधिक मामलों में लिप्त था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, केसेस चल रहे हैं। बीजेपी के 293 में से 144 यानी हर दूसरा उम्मीदवार दागी, उसका हर तीसरा टीएमसी का, बीजेपी का हर दूसरा। ऐसा नहीं है कि सीपीएम और कांग्रेस भी पाक साफ है। सीपीएम के भी 139 में से 58 जो उम्मीदवार थे उन दागी रहे, 92 उम्मीदवार कांग्रेस के थे, उसके भी 24 उम्मीदवार दागी रहे। लेकिन यहां देखिए चुनकर जो आए हैं उनकी संख्या भी इतनी ज्यादा है विधानसभा के भीतर जिन पर दर्ज है। लेकिन यह भी आप जानना चाहेंगे कैसे कैसे अपराध दर्ज हैं, क्योंकि इस दौर में आरोप बंगाल में लगा कि हमारे 9 लोगों को मारा गया। यह बात का जिक्र किया बीजेपी ने। टीएमसी ने अपने तौर पर कहा हमारे भी 6 लोग मारे गए हैं, 4 लोग मारे गए हैं। और इंडिपेंडेंट सेकुलर फ्रंट के लीडर की भी हत्या सोमवार को ही इस बात की भी जानकारी आई। पुलिस ने भी अपने तौर पर जानकारी बतानी शुरू की। हां, इतने कोलकाता जैसे शहर में अभिजीत सरकार की हत्या हो गई। उम्र 35 साल की थी। इसकी मां जो माधवी है और भाई जो विश्वजीत है, इनके साथ मारपीट 2 मई को हुई थी, जिस दिन रिजल्ट सामने आ रहे थे। दूसरी तरफ दक्षिण 24 परगना के जो सोनारपुर के प्रताप नगर गांव है, वहां पर भी बीजेपी का जो वर्कर था हारेन अधिकारी 42 साल की, इनकी भी हत्या हुई है। टीएमसी के जो संजू शेख हैं और जो विपलाश पाल हैं जो जमालपुर के इलाके के हैं, राइना सासाबाद गांव, और गणेश मलिक 60 साल के, इनकी भी हत्या कर दी गई। हत्या हर तरफ से हो रही है। कानून व्यवस्था का जिक्र हम यहां पर इसलिए आपसे करना चाहते हैं, जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे 4 ऐसे जिन पर रेप के चार्जेस, यानी आर्टिकल 376 आईपीसी की धारा 376 रेप के चार्जेस, महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम था 109 थे ऐसे। 39 ऐसे हैं जिसपे आईपीसी 302 यानी हत्या का आरोप है। 130 ऐसे हैं जिन पर अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या के प्रयास का आरोप है, 307 की धारा लगी हुई है। हम राजनीतिक तौर पर कितने हिंसक हो गए हैं और राजनीतिक तौर पर हिंसा की प्रतिहिंसा में ही रास्ता देखना चाहते हैं और दूसरी तमाम मौतों से आंखें मूंद लेते हैं। और इतना ही नहीं, जो अपराधी हैं उनको टिकट लाके बैठा देते हैं और उसके जरिए हम रास्ता खोजने की शुरुआत करते हैं कि अब हिंसा नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कभी ध्यान नहीं दिया, जो बातें कही जा रही है उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। और जो इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पर जब कानून को अपने हाथ में लिया तो उन्होंने वहां पर बदल दिए, राज्य के डीजीपी को बदल दिया, राज्य के एडीजी को बदल दिया। और ममता बनर्जी अब आई शपथ लेने के बाद उन्होंने तुरंत बदल दिया। इलेक्शन कमीशन ने डीजीपी के पद पर निरंजनयन पांडे को बैठाया था। आज की तारीख में ममता बनर्जी ने उनका ट्रांसफर कर दिया फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो थे, इलेक्शन कमीशन ने जगमोहन को बैठाया था, उनको सिविल डिफेंस में भेज दिया ममता बनर्जी ने। और नए डीजीपी वीरेंद्र हैं आज की तारीख में, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम है इस दौर में। अब आप देखना शुरू कीजिए, इलेक्शन कमीशन का काम अगर राजनीतिक हिंसा की बढ़ावा देने की परिस्थिति में भी हो रहा था, तो जब आपने कानून व्यवस्था संभाली है और इस दौर में मौत लगातार कोविड से हो रही है, उसकी आशंका लगातार बढ़ती चली जा रही है, कोई कदम इस दौर में रैलियों को लेकर नहीं उठाया गया, नेताओं को लेकर नहीं उठाया गया, भीड़ दर भीड़ चलती चली गई। ममता बनर्जी सत्ता में आई, उन्होंने तुरंत ऐलान किया लोकल ट्रेन कल से बंद, ऑफिसेज में 50% ही अधिकारी आएंगे, बाकियों की छुट्टी। उसको आप रिकल्शन कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समारोह में 50 लोग ही आएंगे। मॉल, जिम, शॉपिंग सेंटर, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा, सोशल पॉलिटिकल गैदरिंग, सब कुछ बंद। एक निर्णय लिया गया राज्य की तरफ से। लेकिन फिर अगला सवाल किसी के भी जहन में आएगा, इन राजनीतिक हिंसा की जिम्मेदारी ममता पे डाली जाए, इलेक्शन कमीशन पे डाली जाए या सेंटर पे डाली जाए? यह सवाल ही रह गया, क्योंकि इस देश में राजनीतिक हिंसा ने लोगों को इतना डरा दिया है। और राजनीतिक हिंसा से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को कमजोर या ताकतवर अगर महसूस करने लगे, तो फिर आप किस सिस्टम का जिक्र कर रहे हैं?
और कैसे इस दिशा में बात की जा रही है कि दरअसल हम परेशान हैं कि दरअसल कानून व्यवस्था का राज नहीं रहा। कानून व्यवस्था का राज इस देश के भीतर में अलग अलग परिस्थितियों को अगर परखना शुरू कीजिएगा तो बीते 6-7 बरस में क्या कुछ हुआ है यह कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। आखिरी बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर हिंसा का चेहरा इतना विभत्स है राजनीतिक तौर पर और दूसरी तरफ जो मौतों का सिलसिला है जिनकी तादाद इतनी ज्यादा है उस दिशा में कोई देखने को तैयार नहीं है, तो फिर हमको लगता है याद कीजिए 1947 में विभाजन के वक्त कितने दंगे हो रहे थे और उस वक्त नैतिक बल के साथ कौन शख्स खड़ा था, वह भी कोलकाता में खड़ा था, नोआखली के दंगों को कहीं ना कहीं खत्म कर रहा था। तब जिक्र महात्मा गांधी का होगा। इतना ही नहीं, जो पंजाब में हिंसा हो रही थी तो जब महात्मा गांधी से कहा गया, सरदार पटेल ने और यहां के कमिश्नर ने कहा कि आप तो पूरे पुलिस सिस्टम पे भारी पड़ जाते हैं, आप जाते हैं तो दंगे थम जाते हैं, तो अब आप पंजाब की दिशा में हमारी मदद कीजिए। महात्मा गांधी से किया गया था ये बात। और 1947 के वक्त में महात्मा गांधी कोलकाता में ही मौजूद थे 15 अगस्त के दिन, यहाँ की हिंसा को थाम रहे थे। क्या मौजूदा वक्त में कोई ऐसा नेता है जिसके पास इतना नैतिक बल हो कि वह खड़ा हो जाए और हिंसा थम जाए या लोगों का भरोसा उस पर हो जाए? सबसे बड़ी मुश्किल यही है। नेताओं की कतार में किसी का भी नाम लेते चले जाइए, मुश्किल तो यह है कि एक बुरा है तो दूसरा उससे ज्यादा बुरा है, एक विभत्स स्थिति में है तो दूसरा उससे कहीं ज्यादा विभत्स स्थिति में है, और सभी को राजनीतिक सत्ता चाहिए। इसलिए राजनीतिक हिंसा की एक मौत भी, ये 14 मौत भी 500 कोविड के तहत मर चुके पश्चिम बंगाल के ही नागरिकों पर भारी पड़ गई। किसी ने ध्यान नहीं दिया, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। इसीलिए जब आंकड़े खोलना शुरू कीजिएगा तो आप सिहर जाइएगा कि पूरा चुनाव जो हो रहा था उस दौर में कितनी बड़ी संख्या में बीमारी से लोगों की मौत महामारी से हुई है। लेकिन राजनीतिक हिंसा, एक भी व्यक्ति मरता है तो पूरी सियासत, चाहे वो राइटर्स बिल्डिंग हो कोलकाता की या दिल्ली का पीएमओ हो, वह कांपने लगता है। रायसीना हिल्स जो है उसको समझ नहीं आता है कौन सा निर्णय कैसे लिया जाए, फोन की घंटी घनघनाने लगती है। और राज्यपाल और राजभवन, वह भी कहीं ना कहीं खुद को राजनीतिक तौर पर देखने की स्थिति में आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर केंद्र सरकार नहीं संभल पाई तो राज्यों को अब समझना होगा, छत्रपों को समझना होगा, और अगर छत्रप भी नहीं समझ पाए तो इस देश की न्यायपालिका को समझना होगा, और आखिर में अगर न्यायपालिका भी ना समझ पाए तो इस देश के लोगों को ही समझना पड़ेगा। उन परिस्थितियों के आने से पहले इस देश के संविधान को वाकई बचा लीजिए। जैसा राज्यपाल ने कहा वैसा नहीं, वाकई संविधान में लिखे एक एक शब्द पे गौर कीजिए। जीने का अधिकार हर नागरिक को है, वो राजनीतिक हिंसा में मरे या इलाज के अभाव में या ऑक्सीजन के अभाव में मरे। अब देखना यह है कि न्यायपालिका सक्रिय तो हो रही है, इसलिए कल जब आपसे मिलेंगे तो न्यायपालिका की सक्रियता ने क्या वाकई अब केंद्र सरकार की नींदें उड़ा दी है, जहां पर ऑक्सीजन को लेकर बहुत साफ तौर पर कहा गया है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे और उसके तहत आप पे कार्रवाई होगी। तो क्या वाकई इस देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट केंद्र सरकार को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मातहत कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? और आने वाले वक्त में राज्यों में अगर इस तरीके से परिस्थिति बनती है तो राज्य सरकारों को भी क्या खड़ा किया जा सकता है, इंतजार करना होगा। अन्यथा ताकत जिसके पास है उसी की मुट्ठी में संविधान सिमट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।